अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? काइंडली बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं सो दैट वी मे कंटिन्यू आवर लेक्चर। लास्ट क्लास में हम जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। ओके, वेल वेल वेल। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इम्बैलेंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम एबीजीज एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। आज हमने एबीजीज एनालिसिस को डिस्कस करना है, राइट। ये देखना है कि वेरिएशन कहाँ पे आती है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। एबीजीज अगर अल्टर्ड होती हैं तो उनके कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, राइट। श्योर बेटा, श्योर बेटा। मरियम, वेलकम बेटा। ओके, तो अब ये बता दें कि जो कैल्शियम है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू और ये इम्बैलेंस कैसे होता है। ओके, इसका इम्बैलेंस कैसे होता है, होम्योस्टेसिस कैसे होती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंपनसेशन होती है, इसके बारे में पता है? काइंडली थोड़ा सा बता दें। उसके बाद फिर हम, मैंने अभी और भी क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों से इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेटेड, एंड बी रेडी। वेल, 8 to 10 नॉर्मल है, 8 to 10 के साथ कुछ है। ओके वेल, ये कैल्शियम इम्बैलेंस कैसे होती है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो इसको इम्बैलेंस करती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज दैट इंड्यूस कैल्शियम इम्बैलेंस।
रीजंस का नहीं पता कि रीजन क्या क्या हो सकती हैं, काजेस क्या क्या हो सकती हैं। फ्लूइड लॉस, पॉलीयूरिया से कैल्शियम जाएगा। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इसके अलावा okay, well, high coffee consumption one of the cause. Instead of that, विराट सोचें जरा। ओके, पुअर कैल्शियम इंटेक हो सकती है अगर हम कैल्शियम डाइट में ही ना ले, जीआईटी का कोई प्रॉब्लम हो। ओके, फास्फेट लेवल क्या इंक्रीज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, एलिवेशन हो सकती है इसकी। कैल्शियम इंटेक, जीआईटी प्रॉब्लम, एलिमिनेशन अगर ज़्यादा हो गई है, मेनोपॉजल वीमन हो गई हैं, थायराइड का कोई मसला हो गया है। डू यू थिंक कैल्शियम की होम्योस्टेसिस कैल्सिटोनिन से हो रही होती है? ये सारी चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्या इससे लेवल मेंटेन रहेगा? ओके, सोडियम का पता है कैसे इम्बैलेंस होती है? सोडियम के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं?
सोडियम के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, सोडियम कैसे कंपनसेट होती है? ये आवाज़ आ रही है आपको क्लास? ओके, सोडियम के कंपनसेटरी मैकेनिज्म बता दें। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। सोडियम कैसे कंपनसेट होती है? ओके, रॉ सिस्टम से। इसके अलावा बेटा मरियम, सोडियम की कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते होते तो मेरे ख्याल है आप लोगों को पता होता। ओके, डिप्लीशनल हाइपोन्यूट्रीनिया क्या होता है? डिप्लीशनल हाइपोन्यूट्रीनिया क्या होता है? सोडियम इनटेक ना लेना डिप्लीशन होता है मरियम। ओके, सोडियम का कंटेंट प्लाज्मा में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम इनटेक ना लेना मरियम, ऐसा नहीं होता। अगर हाइपोन्यूट्रीमिया हो गया है, क्वेश्चन इज दैट कि अगर हाइपोन्यूट्रीमिया हो गया है तो सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, डिल्यूशन नहीं हो जाएगी? या वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है, सोडियम का कंटेंट कम हो जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है तो डिल्यूट होता है, ठीक। डिल्यूशनल होता है, डिप्लीशनल डिप्लीट हो जाना। चलो, सेकंड क्वेश्चन इज दैट अगर सोडियम हाइपोन्यूट्रीमिया हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, उनके क्या फंक्शन होते हैं? तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने क्या करना होता है? एनी आइडिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
ओके, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फॉर्म इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, चले इतना ही पता है तो मोर देन एनफ। ओके, यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ है, नेवर गिव आईवी पुश पोटेशियम। क्यों? इस स्लाइड्स को देखिएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है नेवर गिव आईवी पुश पोटेशियम। क्यों? लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग तो पॉइजन भी है, आप और नहीं ले सकते। कोई खास वजह? आईवी पोटेशियम को इससे गाड़ी के इफेक्ट्स भी आते हैं। उससे पहले कुछ नहीं करेगी, वेन को कुछ नहीं करेगी ये पोटेशियम बेचारी। ओके वेल, कार्डियक अरिथमियास नो डाउट करवाती है, कार्डियक अरेस्ट नो डाउट करा सकती है। ओके, बंद कर देगी वेन को। ओके, चलें बंद कर देगी, कार्डियक अरिथमियास करती है। एटलीस्ट हाउ टू नो तो है। वेल, इसने कैल्शियम पढ़ी थी, 99% बोन के अंदर होती है और 1% ओनली प्रेजेंट इन द सीरम। इनफिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस, वेरी गुड। बिल्कुल काज करती है, नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस करती है। फ्लेबाइटिस इज वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पोटेशियम इन्फ्यूजन। अगर इन्फ्यूजन में नहीं आप देंगे तो ये फ्लेबाइटिस काज करती है। इवन कि इन्फ्यूजन में भी देते हैं लेटर ऑन, फिर भी फ्लेबाइटिस हो जाता है। ओके, कैल्शियम एक दफ़ा देखिएगा, ये एमसीक्यूज के रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें।
वेल, इसकी रेगुलेशन विटामिन डी, पैराथायरॉयड पिल्स, कैल्सिटोनिन की। ओके, कैल्शियम का सेल परमेबिलिटी में क्या रोल है? ओके बेटा, ये सिर्फ सेल परमेबिलिटी में रोल नहीं है इसका, ये कैल्शियम एटीपेस पंप को भी मेंटेन करती है। स्पेशली ये जो एटीपी ले रही होती है ना, ये एटीपी इसकी आ रही होती है हाइड्रोलिसिस से। अगर ये कैल्शियम कम हो जाएगी तो जो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज ही नहीं होगी, मेंटेन ही नहीं रहेगी। और अगर कैल्शियम डिप्लीट हो गई है तो उसके रिजल्ट में जो सेल मेम्ब्रेन है अपने कंटेंट को ही मेंटेन नहीं कर सकती। इसी तरह जिस तरह सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप होती हैं, सेम कैल्शियम एटीपेस पंप भी प्रेजेंट होती हैं। ओके वेल, हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ओके, लास्ट हमने जो इलेक्ट्रोलाइट से ये टोटल हमने कर लिए थे, आज हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। एसिड बेस बैलेंस होता क्या है, पहले तो ये बताएं ना कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है?
इसलिए बेसिक्स की अगर हम बात करें तो इनका बैलेंस डिपेंड्स ऑन द रेगुलेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, मेजर करना है, तो हमें पीएच को मेजर करना पड़ेगा। इसके लिए हम एबीजीज एनालिसिस करवा रहे होते हैं एसिड बेस बैलेंस को डिटेक्ट करने के लिए। और एबीजीज एनालिसिस में क्या क्या देखते हैं हम? तो मैंने ये पूछा है कि एसिड बेस को मेजर करने के लिए हम एबीजीज एनालिसिस करवाते हैं। एबीजीज में क्या क्या देखते हैं? ओके, HCO3, पीएच और CO2। पीएच क्या बता रही होती है, CO2 क्या बता रहा होता है, और हाइड्रोजन HCO3 क्या बता रहे होते हैं। इसके अलावा कोई कोई चीज़ और नहीं देख रहे होते। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्ब। इनको देखना क्यों ज़रूरी होता है? हमने जब भी इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है, हम कहते हैं एबीजीज एनालिसिस करवा लें। और एबीजीज के अंदर हम देख रहे होते हैं पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। उसलिए आप लोगों ने सुना होगा पोटाशियम दे दें वहाँ पेशेंट को, डी पोटाश कर दें। ओके, तो बेसिकली हम पीएच क्या है हमारे पास, क्या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगी। और जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी पीएच कम होगी। जब पीएच कम होएगी तो एसिडोसिस हो जाएगी। सिंपल आप ये बता दें कि ये जो एसिडोसिस होती है ये क्या होती है, एसिडोसिस और अल्कोहोलिसिस क्या होती है। ओके, एबीजीज एनालिसिस अगर हम करते हैं, एबीजीज गैसेस को देखते हैं, तो उसमें हम पीएच देख रहे होते हैं,
पीएच की है नॉर्मल जो वैल्यूज होती है 7.4 ±5 होती है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 440 ±5 होता है। बाई कार्ब्स 24 ±2 होती हैं। पीएच लो देन शोज एसिडोसिस इंक्रीज। ओके ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया। बस पीएच अगर 7.35 से कम होएगी तो एसिडोसिस होएगी। अब पीएच कम कैसे होएगी? वैसे ये है कि पीएच कम कैसे होएगी? बेटा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है ना तो ये पीएच को लो कर देती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होएगी पीएच उतनी कम होएगी, और अगर पीएच कम होएगी तो उस कंडीशन को एसिडोसिस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होने से एसिडोसिस में जाता है पेशेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से बिल्कुल आपने सही कहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पीएच कम होगी, एसिडोसिस हो जाएगा, पेशेंट एसिडोसिस में जाएगा डेफिनेटली। यस। ओके, ये हो गया एसिडोसिस। अल्कलोसिस क्या है? अल्कलोसिस में अगर पीएच मोर देन 7.45 है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अल्कलोसिस। ब्लड अल्कलोटिक है, अल्कलोसिस हो गई है।
अल्कलोसिस कैसे होगी बेटा? ओके, एसिडोसिस सिंपल ये है कि अगर पीएच लेस देन 7.5 होएगी काज बाय अकमुलेशन ऑफ एसिड और बाय लॉस ऑफ बेस, या तो एसिड अकमुलेट हो गया है या दूसरी कंडीशन ये है कि बेस लॉस हो गया है। दोनों कंडीशन में पीएच कम होएगी। दूसरी कंडीशन है अल्कलोसिस की। अल्कलोसिस में ये होता है कि पीएच मोर देन 7.45 होती है। ये कब होएगी? व्हेन बेस accumulates or acids are lost। इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है? पीएच को रेगुलेट करने के लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं। उन 3 मैकेनिज्म्स में केमिकल बफरिंग है, रेस्पिरेटरी बफरिंग है और किडनी है। ये 3 सिस्टम जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस पीएच की करवाते हैं। अब केमिकल बफरिंग से कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसके अलावा प्रोटीन बफरिंग सिस्टम होता है, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम होता है और फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम होता है। ये प्रोटीन बफरिंग सिस्टम होता है, इंटरसेलुलर प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन form a large pool of protein molecules that can act as a buffer molecule. Because of their high concentration, they provide approximately 3/4 of the buffer capacity of the body. Protein hemoglobin. In the red blood cell is an important intercellular protein. Other intercellular proteins like histone proteins and
न्यूक्लिक एसिड्स हैं और एक्ट एज ए बफर। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, bicarbonate buffer system components of bicarbonate buffer system are not present in high enough concentration in the extracellular fluid to constitute a powerful buffer system. Because of the concentration of the component of the buffer system are regulated, however, it plays a exceptional important role in controlling the pH of extracellular fluid. इसके अलावा फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। Concentration of phosphate buffer component is low in the extracellular fluid compared to other buffer system, but it's an important intercellular buffer system. केमिकल बफर सिस्टम में क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन होता है, इमीडिएट एक्टिंग होती है, combined with offending acid or base to neutralize harmful effects until another system takes over. Bicarb buffers mainly responsible for buffering blood and interstitial fluid. And phosphate buffer effective in renal tubules. Protein buffer most plentiful hemoglobin. रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं दैट रेगुलेट ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं दे मेक कार्बोनिक एसिड। हाई कार्बन डाइऑक्साइड, स्लोअर ब्रीथिंग, होल्ड ऑन टू कार्बोनिक एसिड एंड लोअर पीएच। अगर आप फ्यू सेकेंड्स के लिए अपना सांस रोकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पीएच कम हो जाती है, एसिडोसिस हो जाती है। इस तरह अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फास्ट ब्रीदिंग होगी, लो ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड पीएच। Twice as effective as chemical buffers, but effects are temporary. तीसरा सिस्टम है किडनी। किडनी क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब और एक्सक्रीट एक्सेस एसिड और बेस इनटू द यूरिन। दूसरा काम बाइकार्ब्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। For adjustment by the kidney take hours to days to accomplish. Bicarb level and pH level increases or decreases together. अब किडनी के अंदर बाइकार्ब्स की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। किडनी से ही बाइकार्ब में प्रोड्यूस होना होता है और किडनी से ही बाइकार्ब में एलिमिनेट भी होना होता है। जब हम मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा किडनी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ओके, बीजीज को हम नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करते हैं, देखते हैं।